नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागी लाल न्यूज चैनल की तरफ से एक नई शुरुआत जो हमने की है द सक्सेस स्टोरी। इसमें आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो सबसे पहले अपने काशीपुर के और हमारे देश के जाने माने उद्योगपति पवन अग्रवाल जी। समाज सेवा में भी पीछे नहीं है, उद्योग जगत में एक बड़ा नाम, और धीरे 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 काशीपुर के हर नौजवान और हर पीढ़ी के लोगों को ये प्रेरणा स्रोत है उन लोगों के। तो मैं आज स्टार्ट करना चाहूंगा। नमस्कार पवन जी। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि उद्योग जगत में आप बड़ी धीरे 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 चले, लगातार हमने आपको नोटिस किया, स्टेप बाय स्टेप आप बड़ी धीरे 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 चले और इतनी कठोर परिश्रम के बाद आज आप यहां पहुंचे। हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि उद्योग जगत में ये बड़ा नाम जो आपका आज हुआ, तो वो स्टोरी एक्चुअली शुरू कहां से हुई? थैंक यू दिलप्रीत जी। और सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले आपको बधाई कि एक बहुत अच्छी शुरुआत आप कर रहे हैं और सक्सेस स्टोरी जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे चारों तरफ बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं और बड़ी आपको शुभकामनाएं आपके चैनल को कि आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और आप एक बात और भी मैं साथ में बताना चाहूंगा आपके सभी दर्शकों को कि सफलता का शॉर्टकट तो है ही नहीं, साथ में इसका मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि बिना कुछ मेहनत करे आपको कुछ मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और हिंदुस्तान में मेरा तो मानना है कि जब मैंने अपना सफर शुरू किया था इंडस्ट्री में, तो आज लगभग 27 साल हो चुके हैं। 95 में मैंने शुरू किया था। तो मैं तो ये मानता हूं कि चाहे 95 हो या आज 2022, हमारे यहाँ संभावनाएं अपार हैं हिंदुस्तान में। आपको चाहे उद्योग जगत है या किसी प्रकार की भी आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इन द सेंस सर्विस इंडस्ट्री, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप सर्विस में भी आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ संभावनाएं अपार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ 135 करोड़ की हमारी आबादी, एक बहुत बड़ा बाजार, हमारे यहाँ अपना बाजार उपलब्ध है। तो हमें जरूरत है एक नई सोच के साथ अपना कार्य करने की, बढ़ाने की। तो जहां तक मेरा प्रश्न है, जब हम आए तो हमने सोचा कि हमें कोई ऐसा उद्योग लगाना चाहिए जो यहाँ के आसपास में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके ऊपर आधारित हो। तो जब हमने स्टडी की तो हमें पेपर मिल्स का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया, क्योंकि उस समय हम लोग यहाँ पर लोकल शुगर मिल से बगास लेके कागज बनाते थे और यहाँ आसपास बहुत शुगर मिल्स थी और इतनी समस्या थी उनके लिए बगास का निस्तारण करने की कि कई बार उनको बगास को जलाना पड़ता था और उससे काफी वायु प्रदूषण होता था। तो हम बोल रहा कि ये एक अच्छा रिसोर्स है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पेपर में। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई है। और जैसा आपने कहा कि बहुत धीरे धीरे हमने शुरुआत की, तो वाकई में काफी कठिनाइयां आई, काफी परेशानियां आई, लेकिन फिर धीरे धीरे हम चीजों को समझते गए और हमने 2-3 चीजों को बड़ा ध्यान में रखा। सबसे पहले तो हमने इस बात को पकड़ा और समझा और आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि आपको कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर करते हैं तो आप अच्छी टेक्नोलॉजी लगाइए। अगर आप टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत समस्याएं हो सकती हैं। और हमने ये भी पाया कि टेक्नोलॉजी काफी एक्सपेंसिव होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी लगाना। तो कई बार लोग खर्चे के डर से, कॉस्ट के डर से कई बार वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमने सबसे पहले तो अपने दिमाग में इसको हमने बिल्कुल सेट करा कि हमें बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी लगानी है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्लांट में विश्व स्तर की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं और यही कारण है कि हम बढ़िया उत्पाद बनाते हैं, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। आज की डेट में हमारा लगभग 15 से 20% हमारा उत्पाद एक्सपोर्ट हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में। उसकी वजह यही है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। नंबर 2, कई बार हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं और पर्यावरण को भूल जाते हैं। हमने ये पाया कि पेपर मिल्स हमेशा से ही एक पोटेंशियल पोल्यूटर के रूप में जानी जाती रही हैं और एक तरह का गलत तरीके से नाम लिया जाता रहा है कि अगर पेपर मिल है तो इसमें तो प्रदूषण होगा ही होगा।
तो जब हम लोग आए तो हमने कहा कि ये तो एक बहुत गलत चीज है और हमें इसको, अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम लंबा नहीं चल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फिर अंत हुआ। तो हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान में हमारी पहली पेपर मिल थी जिसने स्टेट ऑफ द आर्ट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। उस समय मैं आपको करीब करीब 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, और हमने पहली बार जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे उनको एक्चुअल में अचीव किया अपने वेस्ट वाटर में, अपने एफ्लुएंट में, और फिर उसके बाद हम लगातार उसमें कार्य करते रहे। तो हमने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा। एक और बात, पेपर में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, और हमने ये देखा कि जब हम उस समय पेपर बनाते थे तो जितना पानी उस समय कंज्यूम करते थे उसके मुकाबले आज हम लगभग 1/4 या उससे भी कम पे हम आ गए हैं पानी खर्चे पे। हमने लगातार उस पर भी बहुत काम किया, हमने पानी को बहुत ज्यादा बचाया, कई टेक्निक हमने नई इस्तेमाल करी। तो एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस जरूर रहा, लेकिन हमारी सोच थी कि हम कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें, अच्छे तरीके से करें, पर्यावरण से हम मित्रता बनाए रखें। तो मुझे लगता है कि शायद इसी पूरी हमारी सोच का परिणाम था कि आज हम यहां पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी रुचि हमने लगातार कई वर्षों से देखी कि आप सामाजिक रूप से भी आप रहे, परंतु आपने मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखी, आपने गुपचुप तरीके से समाज सेवा की। ये आपके ऊपर एक लोग चर्चाएं करते हैं कि पवन अग्रवाल जी दान भी करते हैं तो अपने सीधे हाथ को पता नहीं चलने देते हैं, सामाजिक रूप से भी कई कार्य करते हैं तो बिल्कुल छुपे रुस्तम जैसे। इसका क्या राज है? देखिए, कोई राज नहीं है, और मैं समझता हूं कि हम लोग हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और हम लोग समाज में रहते हैं, समाज से ही हम सब लोग हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं और इतना कुछ हम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर हमें इस समाज को देने का एक अवसर है हमारे पास, तो हमें उस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारी जब पहली वुमेन प्रेसिडेंट आई थी प्रतिभा पाटिल जी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मैं लगातार फॉलो करता हूं। मैं समझता हूं कि हम सबको उसे फॉलो करना चाहिए। उन्होंने किसी एक संवाद में एक बात कही उद्योग जगत के साथ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो। मतलब किसी भी एक व्यक्ति की, किसी भी एक कंपनी की, किसी भी एक तबके की ग्रोथ तब तक मायने नहीं रखती है जब तक उस ग्रोथ का प्रतिफल सबको ना मिले। तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम अगर जो भी नीडी व्यक्ति हैं, अगर उनको कहीं हम कुछ हेल्प कर सकें, कुछ असिस्ट कर सकें, और वो उसके द्वारा फिर आगे और कार्य कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो ये सब काम हमें करने चाहिए। आज रोटरी क्लब में एक बड़ा नाम है पवन अग्रवाल, क्योंकि आप गवर्नर भी हैं वर्तमान में। सफर कहां से शुरू हुआ रोटरी का आपका? देखिए, रोटरी का सफर मेरा बड़ा एक्सीडेंटली कह सकता हूं मैं शुरू हुआ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर एस के अग्रवाल साहब रामपुर से, वो रोटरी में बहुत एक्टिव थे, वही मुझको रोटरी में लेके आए, और 97 में मैंने रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर ज्वाइन किया। और यहां पर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि समाज की जो एक समाज के प्रबुद्ध जन है वो इसका हिस्सा है। मैं तो कह सकता हूं कि उस समय काशीपुर की क्रीम हमारे रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर का हिस्सा थी, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमको कि जिससे हम आपस में इंटरेक्ट कर सकें। अदरवाइज शायद बहुत से लोगों को हम जान नहीं सकते थे, उनसे मिल नहीं सकते थे। फिर हमने देखा कि रोटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे इकट्ठा होके हम लोग कई तरह के सामाजिक कार्य कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और हमने किए। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर ने तमाम स्कूलों में बहुत काम किए। कई गर्ल्स स्कूल्स में हमने उस समय टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए, और हमें बड़ी खुशी होती थी जब हमें वहां की स्कूल की अध्यापिकाएं या बच्चियां ये आके कहती थी कि अब हम स्कूल आ सकते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल आते थे और टॉयलेट ही नहीं होते थे तो हम स्कूल आ नहीं पाते थे। तो ये हमें लगा कि एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम लोग सब इससे जुड़ते चले गए। उस समय जब मैं था तब 60-65 मेंबर हुआ करते थे, आज हमारे क्लब में 130 सदस्य हैं। और अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसका कि मैं गवर्नर हूं, आपने जिक्र किया अभी, तो पूरे हिंदुस्तान को 40 रोटरी डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, और उसमें से एक हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट है 3110।
तो हम लोग तमाम क्षेत्रों में कार्य करते हैं, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे साथ, जैसे मैंने कहा कि समाज का एक अच्छा तबका जुड़ा हुआ है, एक क्रीमी लेयर हमारे साथ समाज की जुड़ी हुई है, तो वो आर्थिक रूप से भी सक्षम है किसी भी कार्य में अपना योगदान देने में। तो हम उनसे आर्थिक योगदान भी लेते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है तन मन धन, तो हम तीनों चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने सदस्य हमारे लगते हैं। और इसमें से कोई भी चीज हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम जो भी करते हैं किसी ना किसी अच्छे प्रोजेक्ट को समाज के लिए ही हम करते हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है कि एक रोटरी एक मुहिम है, एक अभियान है, जिसमें जुड़ के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं लगातार हमारे साथ लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो जो सरकार के कई कार्य होते हैं उसमें भी हम बहुत योगदान देते हैं। जैसे भी सरकार की योजना है इंडिया लिटरेसी मिशन, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन इसमें जुड़ा हुआ है। 2025 तक हमने सरकार से कहा है कि हम देश को पूरी तरीके से लिटरेट बनाने में सहायक होंगे। पोलियो, रोटरी एक बहुत बड़ा नाम पोलियो के क्षेत्र में बना। हमने पोलियो विश्व से अगर आज लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 देशों में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसमें कहीं थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी पूरा हमने इसको खत्म कर दिया है। इसमें रोटरी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आपका जो प्राथमिक जो शिक्षा हुई उसका सफर बताइए, वहां से उच्च शिक्षा तक, आप स्कूल से कॉलेज तक कहाँ आपकी एजुकेशन हुई? देखिए, मेरी एजुकेशन बड़ी सिंपल रहा। मैं यहाँ काशीपुर में, यहाँ पर हेमपुर डिपो है एक मिलिट्री का, तो वहाँ पर आर्मी स्कूल एक हमारा है, तो मेरी शिक्षा तो वहीं से हुई। और मैंने 1988 में मैंने अपना 12th वहाँ से पास किया था। और उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया था, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उस समय, उसके थ्रू तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET लखनऊ से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 93 में वहां से पास आउट हूं मैं। और बस फिर उसके बाद हमने ये पेपर इंडस्ट्री की प्लानिंग शुरू कर दी, इसमें लग गए। तो इसी प्रकार की रही। बीच में फिर इंडस्ट्री के बाद बीच में मुझको लगा कि मुझको मैनेजमेंट की भी कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, प्रबंधन की। तो उसके लिए फिर मैंने 2007 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IFT दिल्ली में मैंने एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। मैंने 1.5 years का 2009 में कंप्लीट किया। और उसमें एवरी वीकेंड, ऑल्टरनेट वीकेंड्स हमारी क्लासेस होती थी, मैं जाता था दिल्ली। तो ये शिक्षा रही। देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अथाह कोई सीमा ही नहीं है, अथाह है। और देखिए, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, सारी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, एक सफल उद्योगपति होने के बावजूद भी, पवन जी, हेड्स ऑफ टू यू कि आपने मतलब उसके बाद भी 2007 में दोबारा से चाहा कि मैं कुछ ये कोर्स भी करूं ताकि मैं थोड़ा सा और एफिशिएंट हो जाऊं अपने बिजनेस के थ्रू या समाज के थ्रू। बहुत अच्छी सोच है आपकी, जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और खास करके हमारे उत्तराखंड के लिए? देखिए, युवाओं को तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक युवा देश है। और अगर हम एवरेज एज कंपेयर करें तमाम पूरे विश्व में, तो हम वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और देखिए, इस समय मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि असीम इस समय हमारे यहाँ संभावनाएं हैं पूरे देश में हमारे। आप कोई भी क्षेत्र ले लें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, या और भी कुछ आपको क्षेत्र लगता है, तो इसमें आप सोचें, आइडेंटिफाई करें। और हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि एक भेड़ चाल सी कई बार लगती है कि भाई अगर कुछ लोग एक तरफ जा रहे हैं तो सब लोग उधर ही जाना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज मैं और बड़ा महसूस कर रहा हूं कि रोजगार को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके युवाओं में मैं कई बार इस तरह की बात देखता हूं कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो देखिए, मैं अपने युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह का टेक्नोलॉजी यहां पर डेवलप हो रही है इंडस्ट्रीज में और चारों तरफ, उसमें आगे चल के जो ट्रेडिशनल जॉब्स थे, वो ट्रेडिशनल जॉब्स तो लगातार कम होने हैं, बहुत तेजी से कम होने हैं। अब जरूरत है हमें नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स को आइडेंटिफाई करने की या फिर उनको क्रिएट करने की। तो युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि कोशिश करें, आजकल बहुत फैसिलिटीज हैं हमारे पास,
आप कुछ ना कुछ अपना कुछ शुरू करने की आप कोशिश कर सकते हैं, स्टार्टअप। और अपना स्वयं में अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ स्वयं में अकेले कुछ शुरू करने में कुछ लिमिटेशंस है, तो आप मिलके कर सकते हैं, 2-4-5 लोग मिलके ग्रुप बना के कर सकते हैं। और तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, ओला से लेकर हाँ, एक से उदाहरण बहुत बहुत। तो मेरा तो मानना यही है कि अब हमें रोजगार, ट्रेडिशनल रोजगारों की तरफ टकटकी लगाए ना देखें, और आप कुछ डिफरेंट सोचें, आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ करें। आज जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप सोशल मीडिया को यूज करते हुए कुछ कर सकते हैं, और ऑनलाइन तमाम चीजें आज अवेलेबल हैं। आप अपना कुछ कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हम लोग कई बार जब सोचते हैं उद्योग या कुछ निर्माण करना, तो हम सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग की बात सोचते हैं, हम सर्विसेज को भूल जाते हैं। सर्विसेज अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विकास का साधन बनता चला जा रहा है, डेवलपमेंट सर्विसेज के थ्रू बहुत हो रहा है। तो आप सर्विस इंडस्ट्री में आने की भी सोच सकते हैं, और उसमें एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, 2-4-5-6 लोग मिलकर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे कार्यक्रम में आज शिरकत की जाने माने उद्योगपति पवन अग्रवाल जी ने। रूबरू हुए हमसे वो लोग। आज पूरी जनता, आज काशीपुर की जनता इनसे प्रेरणा ले, किस तरह से इनका सफर रहा, हर चीज में गुणता भरी हुई है। तो हम यही चाहेंगे कि अपने दर्शकों को कि इस स्टोरी से लोगों को मोटिवेशन मिले और यूं ही आगे बढ़े। धन्यवाद पवन जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।